मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्द्रता एवं संघनन। देखो, वायुमंडल में अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, बीच में गैप हो गया है तो बहुत सारी चीज़ें भूल गए होंगे, तो सिलसिलेवार तरीके से देखते हैं क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले हमने संगठन और संरचना पढ़ी। वायुमंडल में सबसे पहला अध्याय हमारा क्या था? संगठन और संरचना, जिसमें हमने देखा कि किन चीज़ों से वायुमंडल की रचना हुई है, कौन कौन से तत्व हैं जो वायुमंडल में पाए जाते हैं। जिसमें हमने देखा ठोस, द्रव और गैस, तीनों अवस्थाएं हैं वायुमंडल में। तो उसको क्या कहें? कंपोजिशन या संगठन। और स्ट्रक्चर में हमने 5 लेयर्स देखे: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। ये तो पहला अध्याय था। और इसके बाद में हम लोगों ने क्या क्या अध्ययन किया उसमें? इंसोलेशन और टेम्परेचर, सूर्यातप और तापमान, किस तरीके से सूर्य से आने वाली विकिरण को सूर्यातप कहते हैं, ठीक। और सूर्यातप का प्रभाव हमारी पृथ्वी पर डायरेक्ट क्या पड़ता है? तापमान के रूप में। तो तापमान का भी हम लोगों ने वितरण देखा पूरे पृथ्वी पर ग्लोबल स्तर पर। फिर इसके बाद में हम लोगों ने वायुदाब की पेटियों का अध्ययन किया, वायुदाब की पेटियों का। ये सारा सिलेबस तुम्हारे उसमें है, मैं देख रहा था। जो एनडीए का सिलेबस है वो ज्योग्राफी से, उससे हम लोग लगता है 10 प्रश्न आएंगे कम से कम। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें से प्रश्न सारे मिलेंगे तुमको। ये पूरा कल मैं देख रहा था सिलेबस एनडीए का, तो ज्योग्राफी का पूरा यही सब सिलेबस है ही है पूरा, वायुमंडल में जितना पढ़ा रहा हूँ सब। तो उसमें जो है, हाँ क्या बता रहे थे, एयर प्रेशर्स के बारे में पढ़े, वायुदाब पेटियों का पूरे विश्व पे जो है किस तरीके से वायुदाब पेटियों का वितरण है। फिर वायुदाब पेटियों के प्रभाव से ही पृथ्वी पर ग्लोबल जो है विंड्स चलती हैं, जो भूमंडलीय हवाओं का आविर्भाव होता है, जिसको सनातनी पवन या कौन से पवन बोलते हैं? सनातनी पवन, या फिर उसको भूमंडलीय पवन या ग्रहीय पवन, कई नाम है, ठीक। तो वो 3 प्रकार के हमने देखे: ध्रुवीय पवन, पछुआ पवन और व्यापारिक पवन। इसी में हमने अस्वच्छांश का भी अध्ययन किया था, ठीक। और इसके बाद में जो इसके पहले वाला चैप्टर था हम लोगों ने क्या उसमें अध्ययन किया था? विंड्स के बारे में, लोकल विंड्स। लोकल विंड्स कुछ ऐसे हवाएं थी जो स्थान विशेष रूप में, स्थान विशेष में चलती हैं। तो वैसे हम लोगों ने सागर समीर पढ़ा, स्थल समीर पढ़ा, और पर्वतीय क्षेत्र में पर्वत समीर, घाटी समीर चलती है, और मानसून के बारे में भी देखा। ये सब क्या है? जो है ये अस्थायी पवन है, ये सब अस्थायी हैं, जिनके सीजनल परिवर्तन होता है, मौसमी पवन भी कह सकते हो इनको। और इसके बाद हम लोगों ने कुछ लोकल विंड्स के बारे में भी अध्ययन किया था, जिसमें हमने अमेरिका में चलने वाली जो है गर्म हवाएं, शीत हवाएं, इनका अध्ययन किए। यूरोप में चलने वाली हवाओं का अध्ययन किए। भारत में लू और शीतलहर जैसी हवाओं का अध्ययन किया ना, ये सब अध्ययन किए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्द्रता एवं संघनन। आर्द्रता एवं संघनन, ह्यूमिडिटी और कंडेंसेशन। आर्द्रता एक्चुअली क्या है कि हमारे वायुमंडल में, हमने बताया कि हमारे वायुमंडल की रचना जो है, कंपोजिशन जो उसका है, संगठन है, उसमें जलवाष्प भी पाए जाते हैं गैस के रूप में। गैसीय अवस्था में जल पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? जलवाष्प। ठोस कण भी पाए जाते हैं और पानी की बूंद भी पाए जाते हैं जल के रूप में। तीनों अवस्थाओं में जो है वायुमंडल में जल जो है जल विद्यमान रहता है, तीनों अवस्थाओं में। गैस के रूप में भी, जलवाष्प गैस के रूप में भी, और ठोस कण हिमकणों के रूप में, और जल के बूंद के रूप में। तीनों अवस्थाओं में वायुमंडल में जो है जल विद्यमान रहता है। अभी वायुमंडल में जल पहुंचता कैसे है? वायुमंडल में जल पहुंचता कैसे है? वाष्पीकरण की क्रिया से। वाष्पीकरण की क्रिया से, वाष्पीकरण की क्रिया से जब वायुमंडल में जल पहुंचता है तो वहाँ पर जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। जब वायु में, जो हमारा वायु है, हमारे
ये ग्लोब है, ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के चारों तरफ भाई वायुमंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है, हवाएं हैं, एयर्स हैं, और इस एयर्स में कैपेसिटी होती है, हवाओं में कैपेसिटी होती है आर्द्रता को ग्रहण करने की, जलवाष्प को ग्रहण करने की। आर्द्रता मीन्स जलवाष्प को। जब वाष्पीकरण की क्रिया होगी, वाष्प जल बनकर वायुमंडल में पहुँचेगा तो हवाओं में ही तो रहेगा, हवाओं में ही रहेगा, तो उस स्वरूप को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। जब हवाओं में घुले हुए जलवाष्प तैरती रहती हैं वायुमंडल में तो उसे क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं या ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो ह्यूमिडिटी या आर्द्रता क्या है? हवाओं में जलवाष्प ही है, हवाओं में जलवाष्प का घुला हुआ स्वरूप ही क्या है? आर्द्रता है। और ये पहुँचता कैसे? वाष्पीकरण की क्रिया से। कौन सी क्रिया से? वाष्पीकरण की क्रिया से। वाष्पीकरण की क्रिया का प्रभाव सीधे सीधे तापमान से होता है, टेम्परेचर से होता है। जब किसी जल बॉडी पे, किसी भरे हुए जल बॉडी पे पानी में जो है सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। गर्म होकर के वो क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। गर्म होकर के क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। और भाप बन करके, भाप क्या है? गैस ही तो है। भाप किस अवस्था, कौन सी अवस्था है पानी की? गैसीय अवस्था है। और वही गैसीय अवस्था पानी की जो भाप है वो वायुमंडल में पहुंच जाता है और एयर में, हवा में घुली रहती है। हवा में क्या रहती है? घुली रहती है। तो वही क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है। उसी को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं, आर्द्रता कहते हैं। तो वाष्पीकरण एक प्रमुख क्रिया है। और वाष्पीकरण जो है जल का किस रूप में? वाष्प के रूप में परिवर्तन। जल का, द्रव का गैस के रूप में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण की क्रिया कहलाती है। द्रव का गैस के रूप में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? वाष्पीकरण की क्रिया कहलाती है। इवेपोरेशन कहते हैं। और इसी प्रकार से हरे पेड़ पौधों से भी वाष्पीकरण की क्रिया होती है तो उसको इवेपोट्रांसपिरेशन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहते हैं। हरे पेड़ पौधे हमारे जो है, हरी पत्तियां हैं, इन पे भी सनरेज पड़ती हैं, हरी पत्तियों पे भी लाइट पड़ती है, गर्मी पड़ती है, तो वहाँ से उनके पत्तियों में, उनके छाल में जो पानी होता है उसका भी क्या होता है? वाष्प बन करके बाहर जाता है। तो वो कौन सी क्रिया कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। तो ये दोनों मुख्य रूप से तो वाष्पीकरण ही है, लेकिन वाष्पोत्सर्जन से भी जो है जल वायुमंडल में पहुंचता है। तो ये जल के वायुमंडल में पहुंचने के हमने तरीके देखे। तो ये वायुमंडल में जो हवा है उनमें घुली हुई जलवाष्प ही क्या कहलाती है? आर्द्रता कहलाती है, ह्यूमिडिटी कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है। जब आप किसी वायु का तापमान बढ़ाओगे, तो वायु के कण क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे। जब दूर दूर हो जाएंगे, बिखर जाएंगे तो उसमें आर्द्रता ग्रहण करने की संभावना बढ़ जाएगी। आर्द्रता ग्रहण करने की संभावना बढ़ जाएगी। अर्थात आर्द्रता और टेम्परेचर में सीधा सीधा संबंध है। जैसे तापमान बढ़ाओगे तो आर्द्रता ग्रहण करने की, वायु में नमी ग्रहण करने की संभावना क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और तापमान गिराओगे, तापमान कम करोगे तो नमी ग्रहण करने की संभावना कम होगी। ऐसे समझो, जैसे ये एक एयर का बंडल है। ये क्या है? हवा का एक जो है, एक घर है हवा का, जैसे एक कमरा है, एक कमरा बना दिया, इसमें हवा है, इसमें क्या है? हवा है। अब हवा हम देख तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर ठंडी हवा होगी तो उसमें जो है कण होंगे जो हवा के, वो क्या होंगे? आपस में मिले होंगे, आपस में नज़दीक होंगे, कण होंगे। तो जब नज़दीक कण होंगे, ठंडी हवा होगी, नज़दीक कण होंगे, तो इसको वाष्प ग्रहण करने में, मतलब उतने वाष्प को ग्रहण नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें स्पेस कम है, कणों के बीच में दूरियां कम है, स्पेस कम है, तो जलवाष्प को कम ग्रहण कर पाएगा। लेकिन जैसे ही हम इस जार को, जैसे इस बंडल को, जैसे इस घर को हम गर्म करेंगे तो इसमें हवा के कण क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। तो बीच में जगह हो जाएगी ना, तो उस जगह को भरने के लिए वाष्प जाएंगे, तो यानी आर्द्रता ग्रहण की क्षमता इसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो तापमान और आर्द्रता में सीधा संबंध है। तापमान बढ़ेगा तो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। वायु की, हवा की, हवा में ही आर्द्रता है। जलवाष्प किस में घुली हुई है? वायुमंडल में, हवा में। जलवाष्प वायुमंडल में, तो जलवाष्प वायु में, हवा में ही घुली हुई है। तो इस तरीके से ये आर्द्रता होगी। अब आर्द्रता को 3 रूपों में हम जो है, इसके 3 रूप हैं, आर्द्रता के 3 रूप हैं कि आर्द्रता हम किस तरीके से जो है वायुमंडल में हम कैसे आर्द्रता को व्यक्त करते हैं, किस तरीके से आर्द्रता की पहचान करते हैं। 3 रूपों में इसको हम पहचानते हैं। अब इसको समझने के लिए, जैसे ये हमारा क्या है, एक कोई जो है एक घर है जिसको हम मान सकते हैं कि इसमें वायु भरी हुई है। इसमें क्या है? वायु भरी हुई है। ठीक। अब इसमें वायु भरी हुई है तो जितनी इसमें
जितनी वायु भरी है और जितनी इसमें वास्तविक नमी होगी, नमी मतलब आर्द्रता, जितनी वास्तविक जलवाष्प जितना इसमें होगा, तो वो वास्तविक जलवाष्प ही किसी जो है वायुमंडल, किसी एयर के जार में, अब ये जार तो हम मतलब बना वैसे ही काल्पनिक रूप से कल्पना कर रहे हैं। अब हमारे वायुमंडल में तो कोई ऐसा घर तो बना नहीं है भाई, हम बाहर निकलते हैं तो सब पूरा वायुमंडल ही तो है, लेकिन एक विशेष स्थान को हम मान लो चिन्हित कर लें, एक विशेष स्थान को हम वायुमंडल का चिन्हित कर लें और उसको हम एक कवर कर दें, उसको हम कवर कर दें, ऐसे इमेजिन कर लें, दिमाग में इमेजिन, कवर तो कर नहीं सकते, इमेजिन कर लें, तो उसको इमेजिन कर लें, तो उसमें हवा जो भरी हुई है, अब उस हवा में कुछ ना कुछ तो आर्द्रता होगी, उस हवा में कुछ ना कुछ तो आर्द्रता होगी। तो जितनी आर्द्रता होगी, वास्तविक आर्द्रता जितनी होगी उस हवा में, वही क्या कहलाएगी? निरपेक्ष आर्द्रता। वही क्या कहलाएगी? निरपेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब होता है हवा में जो वास्तविक आर्द्रता है, हवा में जो वास्तविक आर्द्रता है वही क्या है? निरपेक्ष आर्द्रता है। जैसे इस जार में जो है 10 ग्राम हवा है, क्या है? 10 ग्राम हवा है और 5 ग्राम उसमें क्या है? जलवाष्प है। 5 ग्राम उसमें क्या है? जलवाष्प है। तो 5 ग्राम क्या हो गया? निरपेक्ष आर्द्रता हो गई। 5 ग्राम वास्तव में क्या हो गई? निरपेक्ष आर्द्रता हो गई। लेकिन अभी तो संभावना है 5 ग्राम और उसमें आने की, 5 ग्राम और उसमें आने की संभावना है। तो 5 ग्राम और आएगी तो वो क्या होगी? सामर्थ्य, आर्द्रता ग्रहण करने की, नमी में आर्द्रता ग्रहण करने की क्या है? क्षमता। इस एरिया में आर्द्रता को ग्रहण करने की क्षमता कितनी है? 10 ग्राम है। एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं, नमी को ग्रहण करने की क्षमता कितनी है? 10 ग्राम। लेकिन अभी है कितनी इसमें? 5 ग्राम है। अभी है कितनी इसमें? 5 ग्राम है। और देखो इस जो है एक कोई 3 डायमेंशनल इमेज है, तो इसको घन बोलते हैं ना, घन। घन में, घनाभ में क्या होता है? 3 चीज़ होती है। 3 डायमेंशनल होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसीलिए इसको घन में मापते हैं। निरपेक्ष आर्द्रता को किस में लिखते हैं? घन में लिखते हैं। ग्राम प्रति हाँ प्रति एक ये आयतन जो है, इस आयतन में जो है ग्राम प्रति सेंटीमीटर या मीटर क्यूब, मीटर, हाँ ग्राम प्रति मीटर क्यूब, ग्राम प्रति मीटर क्यूब, घन मीटर, वही क्यूब मतलब घन मीटर, हिंदी में घन मीटर कहते हैं। तो इसको मतलब इतना ग्राम, जैसे 5 ग्राम, 5 ग्राम क्या है इसमें? एक उदाहरण के रूप में आर्द्रता है, और किस में है? घन मीटर में है। किस में है? घन मीटर में है। तो इसको निरपेक्ष आर्द्रता को ग्राम प्रति घन मीटर में दर्शाते हैं। किस में दर्शाते हैं? ग्राम प्रति घन मीटर। अब इसी में जैसे 10 ग्राम तो इसमें हवा है, 10 ग्राम तो हवा है एक हमने मान लिया, और 5 ग्राम क्या है? आर्द्रता है। और सामर्थ्य कितनी है उसके पास? 10 ग्राम की। तो इसी उसकी सामर्थ्य क्षमता कितनी होगी? 10 ग्राम। और जब 10 ग्राम आर्द्रता भर जाएगी इसमें, तो क्षमता खत्म हो जाएगी, क्षमता खत्म हो जाएगी। और जब क्षमता खत्म हो जाएगी तो उसको बोलेंगे सैचुरेशन स्थिति। उसको क्या बोलेंगे? सैचुरेशन स्थिति। संतृप्त, क्या बोलेंगे? संतृप्त। संतृप्त का मतलब जो उसकी क्षमता है, हवा को नमी ग्रहण करने की जो क्षमता है, वो क्षमता खत्म हो जाए। जितनी हवा ग्रहण करने की क्षमता है उतनी उसमें हवा में मतलब नमी आ जाए। जितनी नमी ग्रहण करने की हवा की जो क्षमता है, वो क्षमता क्या हो जाए? खत्म हो जाए। क्षमता खत्म हो जाए तो वो हवा क्या हो जाएगी? संतृप्त हो जाएगी। हवा क्या हो जाएगी? संतृप्त हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। अर्थात उससे ज़्यादा अब उसमें नमी नहीं आ सकती है। और जब संतृप्त हो जाएगी वायु, तो वहाँ पर संघनन प्रारंभ हो जाता है। वहाँ पर क्या प्रारंभ हो जाता है? संघनन। भाई ऐसे समझो, जैसे मान लेते हैं कोई आदमी रसगुल्ले खा रहा है। अब जैसे हमारे उमेश मास्टर साहब हैं, तो वो जो है रसगुल्ला दबा के खाते हैं। ठीक है, शादी ब्याह में जाएंगे तो 10-20 रसगुल्ला जो है ऐसे ही हाँ एकदम दबा के खा जाते हैं। तो मान लेते हैं उनकी सामर्थ्य कितनी है? 20 रसगुल्ला खाने की, और अभी मिला कितना है? 10 रसगुल्ला। तो 10 रसगुल्ला क्या हो गया उनका? उनके लिए वो निरपेक्ष वैल्यू हो गई। 10 रसगुल्ला उनके लिए क्या हो गई? निरपेक्ष वैल्यू हो गई, एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई उनके लिए, निरपेक्ष वैल्यू हो गई। और 10 अभी और खा सकते हैं। तो सामर्थ्य उनकी कितनी है? 20 रसगुल्ला खाने की क्षमता। सामर्थ्य मतलब क्षमता, कैपेसिटी। तो कैपेसिटी कितनी है? 20 रसगुल्ला खाने की। और जब 20 रसगुल्ला 10 और मिल जाएगा तो फिर कहेंगे आह अब तो संतृप्त हो गए, तृप्त हो गए, मतलब अब हमको तृप्ति मिल गई, हमारे पेट को क्या हो गया? तृप्त हो गए। तो 20 रसगुल्ला मिल गए तो वो सैचुरेट हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। ठीक, तृप्त हो जाएंगे। उसके बाद लोटा लेकर के मैदान में भागेंगे।
तो ऐसे ही हवा के साथ है, ऐसे ही हवा के साथ है। जब हवा के साथ में जब वो सैचुरेट हो जाएगी हवा, तो संघनन प्रारंभ हो जाएगा। हवा सैचुरेट हो जाएगी तो क्या प्रारंभ हो जाएगा? संघनन प्रारंभ हो जाएगा। तो संघनन के लिए सबसे मुख्य जो एक कंडीशन है वो क्या है? सैचुरेशन की स्थिति, संतृप्त, हवा संतृप्त हो जाएगी, अर्थात जो उसकी सामर्थ्य थी उस सामर्थ्य के बराबर जो है उसको क्या मिल जाए? जलवाष्प मिल जाए, तो फिर संघनन प्रारंभ हो जाएगा। और संघनन वाष्पीकरण की विपरीत प्रक्रिया है, संघनन वाष्पीकरण की विपरीत प्रक्रिया, अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये निरपेक्ष आर्द्रता हो गई। निरपेक्ष आर्द्रता आप समझ गए? निरपेक्ष आर्द्रता वास्तविक वैल्यू है। निरपेक्ष आर्द्रता किसी आयतन में, किसी वायु के आयतन में भरी हुई आर्द्रता, जो वास्तविक आर्द्रता की वैल्यू है वही क्या कहलाती है? निरपेक्ष आर्द्रता। वही क्या कहलाती है? निरपेक्ष आर्द्रता। और जो इसमें मैंने बताया है कि कितने भार में भरी हुई है, कितने वो जो है इसमें कितने मास में वायु भरी हुई, मतलब वायु का कितना मास है? मास मतलब भार, कितने वजन की हवा है उसमें, और कितने वजन की आर्द्रता भरी हुई है। जैसे मैंने बताया कि 10 ग्राम की हवा की जो है 10 ग्राम हवा है, तो 10 ग्राम क्या हो गया? वास्तविक भार हो गया, मास हो गया। और 5 ग्राम मैंने बताया क्या है? आर्द्रता है। तो 5 ग्राम भी भार हो गया। भार किसका हो गया? आर्द्रता का हो गया। तो इसको बोलते हैं विशिष्ट आर्द्रता। इसको क्या बोलते हैं? विशिष्ट। जब भार में हम आर्द्रता को नमी के मतलब वायु के भार की तुलना में आर्द्रता को भार के रूप में दर्शाते हैं, मास के रूप में दर्शाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? विशिष्ट आर्द्रता। वो क्या कहलाती है? विशिष्ट। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहलाती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। और निरपेक्ष आर्द्रता वॉल्यूम में निकालते हैं, आयतन में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? आयतन में। तभी तो आयतन में हमने बताया ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर। अब आयतन में जो है घन, कोई घन होता है, कोई एरिया होता है जिसका घनाभ होता है, उसमें निकालते हैं। तो इसको जो है विशिष्ट आर्द्रता को हम किस में निकालते हैं? भार में निकालते हैं, मास में निकालते हैं। लेकिन ये दोनों ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ये दोनों ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। हमको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सापेक्ष आर्द्रता। कौन सी आर्द्रता? सापेक्ष आर्द्रता। अब सापेक्ष का मतलब क्या होता है? किसी की तुलना में। निरपेक्ष हो गया बिना तुलना के। निरपेक्ष क्या हो गया? बिना तुलना के। और सापेक्ष क्या हो गया? तुलना करना। सापेक्ष क्या हो गया? तुलना करना। तो इसीलिए उसको अंग्रेजी में कहते हैं रिलेटिव, इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिलेटिव। और रिलेटिव किसके? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं, सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्ष आर्द्रता। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ही मुख्य चीज़ है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्ष आर्द्रता यहाँ पर प्रमुख जो है संघनन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, सापेक्ष आर्द्रता। जब जितनी हवा है उसके सापेक्ष में कितने परसेंट की आर्द्रता है, उसके सापेक्ष में कितने परसेंट की आर्द्रता है। जैसे हवा मान लेते हैं जो है निरपेक्ष आर्द्रता हमको पता है कितनी है? 5 ग्राम। निरपेक्ष आर्द्रता हमको पता है कितनी है? 5 ग्राम है। निरपेक्ष आर्द्रता कितनी है? 5 ग्राम है। एक उदाहरण के लिए बताया। और सामर्थ्य उसकी कितनी थी? 10 ग्राम की। सामर्थ्य कितनी थी? 10 ग्राम की। और इसको हमेशा किस में निकालते हैं? प्रतिशत में निकालते हैं, हमेशा प्रतिशत में निकालते हैं। और प्रतिशत को 100 में लिखते हैं। प्रतिशत, शत मतलब 100, और प्रति मतलब प्रति, एक इकाई, तो प्रतिशत 100 पे निकालते हैं। अब इसको अगर हम काटेंगे तो कितना बचेगा? 50 क्या हो गया? परसेंट। 50 क्या हो गया? परसेंट, यानी 50%। अगर 10 ग्राम सामर्थ्य है, 10 ग्राम सामर्थ्य है हवा में आर्द्रता को ग्रहण करने की, 10 ग्राम सामर्थ्य हवा में आर्द्रता को ग्रहण करने की, और है कितनी? 5 ग्राम। तो आधा ही तो है। तो 50% क्या आ गया? ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ गई। 50% क्या आ गई? सापेक्ष आर्द्रता। 50% क्या हो गया? सापेक्ष आर्द्रता। तो सापेक्ष आर्द्रता क्या है? ये जो है प्रतिशत के रूप में आर्द्रता कितनी है, प्रतिशत के रूप में इस इकाई में, इस यूनिट में कितने प्रतिशत की आर्द्रता है। इस यूनिट में, इस घर में, जैसे ये कमरा है, अब इस कमरे में वही चीज़ मैंने बताया कि जैसे 100 ग्राम हवा है, 100 ग्राम क्या है? हवा है, और वो 100 ग्राम तक जो है आर्द्रता को ग्रहण कर सकती है, मान लेते हैं। लेकिन है कितना इसमें? 50 ग्राम हवा आर्द्रता है, 50 ग्राम आर्द्रता है।
तो 50 ग्राम क्या हो गया? वास्तविक आर्द्रता। 50 ग्राम क्या हो गया? वास्तविक आर्द्रता। और वास्तविक आर्द्रता को ही क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता। वास्तविक आर्द्रता को ही क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता। जब उसको हवा की तुलना में यानी जितनी उसकी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य की तुलना में जितनी निरपेक्ष आर्द्रता है, जब दोनों को तुलना करेंगे तो फिर जो प्रतिशत निकलेगा वही क्या कहलाएगा? सापेक्ष आर्द्रता। वही क्या कहलाएगी? सापेक्ष आर्द्रता। तो सापेक्ष आर्द्रता को एक प्रश्न बनेगा, सापेक्ष आर्द्रता को किस में निकालते हैं? प्रतिशत में। सापेक्ष आर्द्रता को किस में दर्शाते हैं? प्रतिशत में। और जब ये 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। 100% कब होगा? जब 5 की जगह ऊपर क्या हो जाएगा? 10। 5 की जगह ऊपर 10 हो जाएगा। 10/10 गुणे 100 तो कितना हो जाएगा? 100%। और जब 100% हो जाएगा तो हवा क्या हो जाएगी? संतृप्त। हवा क्या हो जाएगी? संतृप्त, सैचुरेट। वही तो बता रहा हूँ मैं कि संतृप्त कब होगी? जब जितनी सामर्थ्य है, जितनी उसकी क्षमता है, हवा को नमी ग्रहण करने की जितनी क्षमता है, उतनी ही आर्द्रता को या जलवाष्प को वो ग्रहण कर ले, तो फिर अब हवा कहेगी भैया अब हमको अब कुछ नहीं चाहिए आर्द्रता। अगर चाहिए आर्द्रता, अगर तुम चाहते हो कि मुझे और आर्द्रता दो, तो क्या करना पड़ेगा? तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। तापमान को बढ़ाओगे तो जो हवा है, हवा के कण और दूर दूर बिखरेंगे, हवा के कण और दूर दूर फैलेंगे। फिर कहेगा अब लाओ आर्द्रता दो, अब मैं ग्रहण करूँगा, अब जलवाष्प में ग्रहण करूँगा। लेकिन एक निश्चित जो तापमान निश्चित है, उस निश्चित तापमान पर ही अगर 100% आर्द्रता हो जाती है तो क्या हो गई? वो सैचुरेट हो गई। हवा क्या हो गई? सैचुरेट हो गई। और जब हवा सैचुरेट हो जाएगी तो संघनन प्रारंभ हो जाएगा। संघनन प्रारंभ हो जाएगा। और संघनन का रिजल्ट क्या होता है? वर्षण। संघनन का रिजल्ट क्या होता है? वर्षण। वर्षा नहीं कह रहा हूँ मैं, वर्षण कह रहा हूँ। दोनों में अंतर है। वर्षा और वर्षण में अंतर है। संघनन से क्या होता है? वर्षण होता है। वाष्पीकरण से क्या होता है? जलवाष्प वायुमंडल में पहुंचता है। वाष्पीकरण की क्रिया से जलवाष्प कहाँ पहुंचता है? वायुमंडल में पहुंचता है। और संघनन की क्रिया से वही जलवाष्प 3 रूपों में हमारे धरातल पे पुनः आता है। संघनन के रूप में। संघनन के कारण जब संतृप्त हो जाएगी हवा तृप्त हो जाएगी, हवा भर जाएगी अपने जलवाष्प से, तो संतृप्त अवस्था कहलाती है। तो जब संतृप्त हो जाएगी तो वही जो है हवा, वो जलवाष्प 3 रूपों में हमारे धरातल पे पुनः आ जाएगी। जल के रूप में आएगी तो जल वर्षा कहलाएगी, जल के रूप में आएगी तो जल वर्षा कहलाएगी। ठोस के रूप में आएगी तो उसको ओला कहेंगे, स्नोफॉल कहेंगे। स्नोफॉल भी तो बर्फ़ की ही वर्षा है। जब धीरे धीरे बर्फ़ स्नोफॉल होता रहता है, बर्फ़ इकट्ठा होता रहता है, तो एक मोटी चादर जमा हो जाती है। मैंने एक दिन बताया भी था कि आइस और स्नो में अंतर है। आइस वही स्नो का ही ठोस स्वरूप हो जाता है। स्नो जो है रुई की भांति होता है, लेकिन है तो वो ठोस के रूप में ही। वो आकर के जम करके जब ठोस हो जाता है तो वही आइस बन जाती है। तो ठोस के रूप में वर्षा हो जाए, या फिर जो है फॉग के रूप में होगा, धुआं के रूप में होगा। धुआं या फिर जो है सीधे सीधे जो है गैस की अवस्था में, जैसे कोहरा वगैरह है, गैसीय अवस्था ही तो है जलवाष्प संघनन की। तो तीनों रूप में जब जलवाष्प संघनन हो करके पुनः धरातल पर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? वर्षण कहते हैं, प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जिसमें सबसे प्रमुख जिस रूप से हम लोग जानते हैं, सीधे वर्षा कहते हैं ना, कि बारिश हो रही है। सीधे सीधे हम किस रूप से परिचित रहते हैं? बारिश से। तो ये संघनन, अब ये संघनन जो है या तो धरातल के पास हो रही होगी। ज़्यादातर संघनन वायुमंडल में होता है, ऊपरी वायुमंडल में। लगभग 8-10 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है मैक्सिमम ऊंचाई, ऐसे ही 10-12 किलोमीटर तक है संघनन। वहीं बादलों का निर्माण होता है। संघनन से जब ऊंचाई पे संघनन होता है तो बादलों का निर्माण हो जाता है। और संघनन होने के लिए वायुमंडल में ठोस पदार्थ की आवश्यकता होती है। ठोस कण, हमने बताया था ना कि वायुमंडल में नमक के कण हैं, धूल के कण हैं, रेत के कण हैं, राख के कण हैं। ठीक, ये सब कण पाए जाते हैं वायुमंडल में। तो ये कण क्या काम करते हैं? न्यूक्लियस का काम करते हैं, केंद्रक का काम करते हैं। इन्हीं से जलवाष्प चिपक जाते हैं। जलवाष्प जो वायुमंडल में तैर रहे हैं, इन्हीं से चिपकते रहते हैं। जब चिपकते रहते हैं तो ये कण आपस में टकरा करके बड़े हो जाते हैं। जलवाष्प जब ठोस कणों से चिपकते रहते हैं तो वो आपस में टकराते हैं, मिलते हैं, कोलिजन होता है, उनमें मिलते हैं वो। और जब मिलेंगे तो धीरे धीरे भारी हो जाएंगे। धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? भारी हो जाएंगे। और जब भारी हो जाएंगे तो पृथ्वी अपनी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से उनको क्या करेगी? खींच लेगी, तो वर्षा होने लगती है। और जब वो तैरते रहते हैं वायुमंडल तो बादल बन जाते हैं। वायुमंडल में तैरते रहते हैं तो क्या बन जाते हैं?
बादल बन जाते हैं। तो ये बादल वास्तव में क्या है, ये जलवाष्प ही हैं जो संघनित होकर के बादल बन गए हैं। और जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी वहाँ बढ़ जाएगी, आर्द्रता बढ़ जाएगी, यानी जो सैचुरेशन संतृप्त हो जाएगा, जो वायु है क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी, तो टपक पड़ेगी ज़मीन के नीचे, वर्षा के रूप में आ जाएगी। तो ये संघनन, इस तरीके से संघनन से ही वर्षण होती है। अब ये संघनन जो है या तो धरातल पे हो रहा होगा तो उससे क्या बनेगा, ओस बनेगा, उससे जो है फॉग बनेगा, कोहरा बनेगा, उससे मिस्ट बनेगी, कुहासा बनेगी, ठीक, उससे जो है ओले बनेंगे। वो ओला नहीं, वो बादल ऊपर बनते हैं। ओला थोड़ा सा बनने के लिए, ओला वृष्टि होती है, बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं जिसको ओला कहते हैं, वो थोड़ा ऊंचाई पर बनते हैं। तो नीचे जो आपने देखा होगा सर्दियों में कि फसलों पर जो है सफ़ेद सफ़ेद जो है बूंद जो है चिपकी रहती हैं, सफ़ेद सफ़ेद बूंद चिपकी रहती हैं। हाँ, तो उसको क्या कहते हैं, ओस कहते हैं। और वही बूंद जब ठंडी ज़्यादा हो, वही बूंद बर्फ़ के रूप में, चादर के रूप में बिछ जाती हैं, वही बूंद बर्फ़ की चादर के रूप में बिछ जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, पाला मार जाता कहते हैं, नहीं, पाला मार गया। तो ओस और पाला में थोड़ा सा अंतर है, क्या कि ओस में थोड़ा टेम्परेचर अधिक होगा, ओस बनने के लिए वायु में थोड़ा सा टेम्परेचर अधिक होगा, और पाला बनने के लिए टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। और ये संघनन कहाँ हो रहा है, धरातल के नज़दीक। संघनन कहाँ हो रहा है, धरातल के नज़दीक। तो ओस बनेगा, पाला मारेगा, या उसको तुषार भी कहते हैं। तुषार या पाला एक ही चीज़ है, ठीक। तुषार बढ़िया नाम है, लोग नाम भी रखते हैं, तुषार कुमार है ना, एक कोई कलाकार भी है तुषार, लेकिन पाला नहीं कहेंगे, तुषार को कहते पाला, कहेगा अरे पाला क्या है भाई, हमारा तो पाला नाम नहीं है, हमारा तो तुषार नाम है। लेकिन तुषार का दूसरा नाम क्या है, पाला भी है। तो ओस जो है वो एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा बिंदु है जिस बिंदु पर पानी जो है संघनित होने लगता है। जिस बिंदु पर पानी संघनित होने लगता है तो उसको ओसांक बिंदु कहते हैं। उसको कौन सा बिंदु कहते हैं, ओसांक बिंदु। और ओसांक बिंदु से नीचे, ओसांक बिंदु, या फिर इसको सीधे सीधे जो है हिमांक बिंदु कहते हैं। ओसांक बिंदु तो खैर घटता बढ़ता रहता है, इसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट जल का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस अगर जल का तापमान हो गया वायु वहाँ पर, तो ये फिर धीरे धीरे हिम के रूप में जल बदलने लगेगा। इससे नीचे और जाएगा तो आइस बन जाएगा, 0 डिग्री से नीचे जाएगा तो फिर आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा जल। तो इस हिमांक बिंदु से नीचे अगर टेम्परेचर है, हिमांक बिंदु से नीचे, हिमांक बिंदु क्या है, जिस बिंदु पर जल जमना प्रारंभ हो जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु, या फ्रीजिंग पॉइंट, या फिर फ्रीजिंग पॉइंट। और इसी को मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। इसको 0 डिग्री सेल्सियस तापमान को ही क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि अगर मान लेते हैं कोई बर्फ़ है, कोई बर्फ़ का टुकड़ा है, तापमान बढ़ाते बढ़ाते 0 तक ले आए तो फिर वो पिघलने की प्रक्रिया उसमें प्रारंभ हो जाएगी। अगर जो तापमान 0 से नीचे की तरफ जा रही है तो फिर जमने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, और तापमान 0 से ऊपर जा रहा है तो फिर पिघलने की प्रक्रिया। तो इसीलिए 0 डिग्री सेल्सियस तापमान को हिमांक बिंदु भी कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, इसको मेल्टिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट से नीचे अगर टेम्परेचर आ गया तो फिर पाला पड़ेगा। क्या पड़ेगा, पाला पड़ेगा या तुषार पड़ेगा। और अगर इसी बिंदु पर है, 0 डिग्री पर रही है तो ओस बनेगा। 0 डिग्री पर ही तो क्या बनेगा, ओस बनेगा। और 0 डिग्री से ऊपर आ जाए तापमान तो कोहरा पड़ेगा, कोहरा पड़ेगा, या जो है आपका क्या, जो बर्फ़ गिरती है ना, बर्फबारी होती है जिसको स्नोफॉल होगा, वो तो नीचे आएगा स्नोफॉल। जब टेम्परेचर नीचे हो जाएगा तो स्नोफॉल होगा, बर्फबारी होगी। टेम्परेचर ऊपर हो जाएगा तो वर्षा होगी, टेम्परेचर ऊपर हो जाएगा तो वर्षा जल वर्षा के रूप में होगी। और टेम्परेचर डाउन हो जाए तो फिर स्लीट वर्षा होती है। जल वर्षा के साथ में अगर बर्फ़ के टुकड़े भी गिर रहे हैं जिसको ओला बोलते हैं, ओलावृष्टि, तो ओलावृष्टि में क्या है, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, 0 डिग्री से नीचे पहुंच जाएगा तो फिर ओलावृष्टि। भाई पानी किस रूप में जो है हो जाएगा, बर्फ़ के रूप में पानी जम जाएगा, चाहे वायुमंडल में चाहे नीचे हो। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो पानी जम जाएगा तो फिर ओले बरसेंगे। तो इस तरीके से ये हिमांक एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु के नीचे आने पर पानी का जो है जमाव हो जाता है। तो उस हिमांक बिंदु से नीचे आ जाए टेम्परेचर, हिमांक बिंदु से ऊपर आ जाए टेम्परेचर,
तो वो फिर पिघल जाता है, पानी जो है पानी के स्वरूप में रहता है। इसलिए कभी कभी अगर इस रूप में जो पाला, जो आपने वो देखा होगा, क्या नाम है, ओस देखा होगा, ओस वाले घास पे आप हाथ रखो तो बहुत ठंड लगती है, उसका जो है पानी की जो बूंद है, कण है, वो क्या है, ठंडे रहते हैं। और लेकिन अगर पाला मार गया हो, वहीं पर जो है बर्फ़ की चादर बिछी हो तो और ठंडा होगा। लेकिन जैसे ही हम अपना उस पर हाथ स्पर्श करते हैं वैसे ही वो पाला, वैसे ही वो साफ़ हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, और जैसे ही उसके संपर्क में आएगा वैसे ही वो पिघल जाएगा, जो है पाला है वो ख़त्म हो जाएगा और झड़ जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही धूप की किरण निकलती, जैसे आसमान साफ़ हुआ और धूप की पहली किरण आई, वैसे ही ये पाला वाला सब हट जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से जो है ये पाला हो गया, वोश हो गया। और कोहरा कैसे बनता है? कोहरा बनने के लिए क्या होता है कि जब जो न्यूक्लियस हैं, जो ठोस पदार्थ हैं, बहुत नहने नहने होते हैं, बहुत महीन महीन होते हैं, और महीन महीन कण जो है वायुमंडल, सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों में दबाव बढ़ जाता है, हवाओं का दबाव बढ़ जाता है। हवाओं का दबाव क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि हवाएं गर्म नहीं हो पाती हैं, और हवाएं गर्म नहीं होंगी, भारी होंगी तो नीचे ही आएंगी ना, ज़मीन के नीचे ही आएंगी। तो ज़मीन के नीचे ही आती हैं, तो यहाँ पर जो है संघनन प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि उनको जो जलवाष्प है उनको ज़मीन के नज़दीक ही संघनन की क्रिया संपन्न होने लगती है, धरातल की सतह पर ही। तो ये जो कोहरा है ये क्या है? बादल है। कोहरा वास्तव में क्या है? बादल है, जो कहाँ बन रहा है? धरातल के पास में, धरातल के नज़दीक में बन रहा है। और यही जब धरातल के ऊपर बनते हैं, ऊंचाई पर बनते हैं, 2-4 किलोमीटर ऊंचाई पर, तो वो बादल बन जाते हैं, उसको हम बादल कहते हैं। लेकिन नज़दीक बनते हैं तो वो कोहरा होते हैं। कोहरा में दृश्यता कम रहती है, कोहरा में दृश्यता कम रहती है। और जो कुहासा होता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा दूर तक हम देख सकते हैं, धुंध टाइप का जो छाया रहता है उसमें हम दूर तक देख सकते हैं। लेकिन जो कोहरा होगा तो उसमें ज़्यादा दूर तक हम नहीं देख सकते हैं। तो कोहरा और कुहासा में थोड़ा बारीक अंतर होता है। और अगर यही कोहरा नगरों में पड़ रहा हो, नगर में तो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ट्रक धुआं छोड़ रहा है अपना, और जो कल कारखाने हैं, चिमनियाँ हैं, उनसे भी धुआं निकल रही हैं, तमाम प्रकार के जो है ठोस पदार्थ निकल रहे हैं। जब उनके साथ जो है जलवाष्प चिपकता है, जब उस पॉल्यूटेंट के साथ में, वो पॉल्यूटेंट जब क्या बन जाता है? न्यूक्लियस बन जाता है, केंद्रक बन जाता है। प्रदूषण के तत्व जो है जब केंद्रक बन जाएंगे, संघनन के केंद्रक बन जाएंगे, उनके साथ चिपक करके संघनन होना प्रारंभ हो जाता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? जो है स्मॉग बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? स्मॉग। हाँ, अब देखो यहाँ पर स्मोक शब्द आ गया। स्मोक मतलब क्या होता है? धुआं। स्मोक का मतलब क्या होता है? धुआं। और धुएं में क्या मिला हुआ है? पॉल्यूटेंट मिला हुआ है, प्रदूषण के कण मिले हुए हैं। और इसी में ओजी फॉग, ओजी की आगे एफ लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? फॉग। और फॉग का मतलब क्या होता है? कोहरा। फॉग का मतलब क्या होता है? कोहरा। जब स्मोक के साथ फॉग मिल जाए, जब स्मोक के साथ फॉग मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? स्मोग। स्मोक के साथ में फॉग मिल जाए तो उसको क्या कहते हैं? स्मोग। और हिंदी में कहते हैं धुआंसा। हिंदी में क्या कहते हैं? धुआंसा। तो ये धुआंसा बन जाता है। धुआंसा कहाँ बनेगा? शहरों में बनेगा। अब तो गाँव में भी शहरों जैसी स्थिति है, बहुत सारे बड़े बड़े गाँव हैं जो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गए हैं, वहाँ भी आपको जो है ऐसी स्थिति। और धुआंसे में आप पहुँच जाओ तो शरीर में खुजली होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होने, क्योंकि उस कोहरे में पॉल्यूशन घुला हुआ है, उस कोहरे में पॉल्यूशन घुला हुआ है। और उस पॉल्यूशन से क्या होता है? ऑक्सीजन कम हो जाएगी। भाई एक ही चीज़ तो रहेगी, दोनों चीज़ तो एक साथ नहीं रह सकते, या तो पॉल्यूशन ही रहे या ऑक्सीजन ही रहे। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, पॉल्यूशन बढ़ जाता है, तो हम सांस लेने में दिक्कत होती है। और जो है शरीर में खुजली भी होने लगती है, क्योंकि वो पॉल्यूटेंट जो है हमारे शरीर पे चिपकते हैं तो शरीर में खुजली, एलर्जी, दमा, अस्थमा, तमाम प्रकार की बीमारियां बनती हैं। तो ये ज़्यादा इसीलिए सर्दियों में जो है देखा होगा लोगों को एलर्जी ज़्यादा होती है, सर्दियों में लोगों को एलर्जी ज़्यादा होती है। और गाँव की अपेक्षा शहरों में एलर्जी ज़्यादा होती है, क्योंकि शहरों में तमाम प्रकार के जो है पॉल्यूटेंट, स्मोग है शहरों में, ठंडियों में स्मोग है,
तो इस वजह से वहाँ पर खुजली और एलर्जी ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं तो प्राकृतिक कारण है। प्राकृतिक है मतलब ये तो मैन मेड कारण है भाई। स्मोक कोई प्रकृति नहीं बनाती। प्रकृति क्या बनाती है? फॉग बनाती, कोहरा बनाती है। और इंसान क्या बना रहा है? स्मोक बना रहा है। तो इंसान बना है तो भुगते इंसान किस रूप में? खुजली के रूप में, एलर्जी के रूप में। ठीक है, तो ये सब बीमारी अब आज के समय में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही लोगों में। बहुत चकत्ते पड़ जाते हैं, खूब जो है खुजली होती है, भयंकर रूप से चकत्ते पड़ जाते हैं। तो ये सब इसी कारण होता है। तो इस तरीके से ये जो है ये सारा हमने यहाँ क्या क्या पढ़ा? वाष्पीकरण मतलब आर्द्रता और संघनन। आर्द्रता और संघनन एक बार समराइज कर देता हूँ पूरा, फिर आपको याद हो जाएगा। तो वाष्पीकरण की क्रिया से मतलब वाष्पीकरण की क्रिया से वायुमंडल में क्या पहुँचता है? जलवाष्प पहुँचता है। और वाष्पीकरण की क्रिया क्या है? सीधे जल का वाष्प के रूप में, जल का गैस के रूप में परिवर्तन क्या कहलाता है? वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण की क्रिया से जलवाष्प वायुमंडल में पहुँचता है। और वही जलवाष्प जब वायुमंडल की हवा में घुली रहती है तो उसी को क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। और आर्द्रता 3 प्रकार की होती है: निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता किसको कहते हैं? जब वास्तविक नमी है वायुमंडल की उसे ही क्या कहते हैं? निरपेक्ष आर्द्रता। और जब उसको भार में मापते हैं तो विशिष्ट आर्द्रता हो जाती है। और जब उसको प्रतिशत में मापते हैं तो क्या हो जाती है? सापेक्ष आर्द्रता। यानी जो जितनी सामर्थ्य है नमी ग्रहण करने की, जितनी सामर्थ्य है पूरी उसकी क्षमता भर जाए, पूरी उसकी क्षमता भर जाए तो फिर वो सैचुरेट हो जाएगी। वायु क्या हो जाएगी? सैचुरेट हो जाएगी। अगर 100% ह्यूमिडिटी हो गई तो फिर हवा क्या हो जाएगी? सैचुरेट। इसीलिए गर्मियों के बाद जब आर्द्रता बढ़ जाती है वायुमंडल में तो चिपचिपी सी गर्मी पड़ती है। कैसी गर्मी पड़ती है? चिपचिपी सी। और बरसात वाले मौसम में आप कूलर चला दो, पानी भर करके कूलर चला दो। एक तो वैसे ही वायुमंडल में नमी ज़्यादा है और तुमने जो है पानी वाली जो है कूलर चला दिया तो नमी और बढ़ जाएगी। तो उसमें आपको फिर और ज़्यादा जो है हेजिटेशन वो होगी, आपको इरिटेशन सी होगी उसमें। इसीलिए कहते हैं ना बरसात के समय कूलर में पानी मत चलाओ, सूखे पानी कूलर चलाना चाहिए। सूखे कूलर चलाओगे तो जो नमी है उसको क्या करेगी? ग्रहण कर लेगी, नमी ग्रहण कर लेगी भाई। उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करेगी जो है कूलर की हवा तेज़ चलेगी, कूलर तेज़ हवा फेंकेगा तो वहाँ की नमी को जो है फाड़ेगी, सोखेगी, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो वो होता है एसी होता है, एसी लेकिन एसी फ़ायदा करती है उसमें। एसी को जो है चलाते हैं तो एसी फ़ायदा करती है क्योंकि एसी जो है आर्द्रता को ख़त्म करती है, एसी मॉइस्चर को ख़त्म करती है। क्योंकि वहाँ आपने देखा होगा एसी जहाँ चलता है वहाँ पे पानी टपकता रहता है। और जब ह्यूमिडिटी वाले मौसम में आप एसी चलाओगे तो ज़्यादा पानी टपकेगा क्योंकि ज़्यादा नमी को वो क्या करेगा? ग्रहण करेगा वायुमंडल से। तो ये सब मतलब प्राकृतिक नियम पर ही सारी चीज़ काम करते हैं। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार के क्या हो गए? आर्द्रता के 3 प्रकार हो गए: निरपेक्ष आर्द्रता, विशिष्ट आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। और यही आर्द्र वायु जब सैचुरेट हो जाएगी तो संघनन प्रारंभ हो जाता है। संघनन अर्थात कंडेंसेशन प्रारंभ हो जाता है। और संघनन प्रारंभ होगा तो वर्षण होगी, संघनन प्रारंभ होगा तो वर्षण होगी। और संघनन होने के लिए ठोस तत्व चाहिए। संघनन होने के लिए ठोस तत्व चाहिए जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसको संघनन के केंद्रक बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? संघनन के केंद्रक बोलते हैं। जो ठोस रूप में नमक के कण हो सकते हैं, धूल के कण हो सकते हैं, रेत हो सकते हैं, बालू, ये सब क्या है? केंद्रक होते हैं। और इन्हीं से चिपक करके संघनन होता है और सैचुरेट हो जाती है, संतृप्त वायु हो जाती है तो फिर वर्षण प्रारंभ हो जाता है। वर्षण ओस के रूप में होगी, पाला के रूप में, तुषार के रूप में होगी, कोहरा के रूप में होगी, कुहासे के रूप में होगी और जल वर्षा के रूप में होगी। जल वर्षा कहाँ से होती है? बादलों से होती है। तो बादलों का एक वर्षा का एक अलग से ही टॉपिक है क्योंकि वहाँ पर हम बादल के प्रकार देखेंगे, वर्षा कितने प्रकार की होती है, तो उसके लिए एक अलग से जो है लेक्चर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरा ख़त्म।